हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आपको लास्ट वाले लेक्चर में ना बहुत मजा आया होगा, क्योंकि अपन मस्ती करके पढ़ रहे थे, अपन एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे। हालांकि मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि आपने अपने डेली लाइफ में ये चीज़ें की होंगी। कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब जैसे इंक का एक टपका हम देखते हैं तो कैसे पानी में जाके घुल रहा है, वो उसी को साइंटिस्ट लोग आए, बोला कि इसको विसरण बोलेंगे या इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बस उन्होंने साइंस वाले नाम दे दिए। तो हम असल में यही कर रहे हैं कि जो हम डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको साइंस की नज़र में समझ रहे हैं। उनको साइंस वाली थोड़ी सी ऐसे परिभाषाएं देंगे अपन, और वही अपने को एग्जाम में लिखनी होंगी। तो चलिए आज अपन बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का, और इसको हम लोग जो शुरू करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस से शुरू करेंगे इस लेक्चर को। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, थोड़ा उसका ऐसे रिवीजन हो जाना चाहिए ना, एक क्विक रिवीजन, तो वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप ही की किताब के पहले चैप्टर के जो पाठ्य पुस्तक के बीच में जो प्रश्न हमें दिए हुए होते हैं ना, पाठ्य निहित प्रश्न, वही वाले प्रश्न उत्तर है। और फिर साथ साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, हम जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी करते हुए चलेंगे। तो हमारे चैप्टर खत्म होते होते हमारा सारा चैप्टर के एक एक क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो 8वीं क्लास तक तो क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए हुए होते हैं पाठ के, जो प्रश्नोत्तर, वही परीक्षा में पूछता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है जनरली। लेकिन 9वीं 10वीं में ऐसा नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। 9वीं 10वीं क्लास में आपको पाठ में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पाठ में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से आने चाहिए, परिभाषाएं भी अच्छे से आनी चाहिए, जो पाठ के बीच में क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आने चाहिए, जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर हैं वो भी आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। क्लियर है। तो देखें चले सब जने यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, बड़े आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो बड़ा सिंपल है। अब हमसे पूछा है यहाँ पर कौन सा पदार्थ है, तो हमने पदार्थ की परिभाषा तो पढ़ ली थी ना सर। पदार्थ क्या है, जो भी उसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ जगह घेरता हो। तो यहाँ देखो कुर्सी पदार्थ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। वायु जगह घेरती है, हाँ सर घेरती है सर। वजन कैसे करेंगे सर, कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। जैसे इस पूरे कमरे की जो हवा है ना, उसको ऐसे इकट्ठा कर लो, एक डब्बे में बंद कर लो, वजन कर लो। कम होगा वजन, लेकिन होगा तो सही, होगा तो सही ना। तो वजन होता है। स्नेह, अरे रे रे रे, एक माता अपने पुत्र को स्नेह करती है। तो स्नेह क्या है, एक भावना है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई आयतन नहीं है, तो इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। अच्छा, घृणा, किसी से घृणा करना, नफरत करना, कि तुम हमें पसंद नहीं हो, निकल जाइए यहां से, है। तो ये भी क्या है, एक पसंद ना होना, एक भावना है। पसंद होना ना होना, द्रव्यमान और आयतन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी हमारे पास में पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार कोई मन में चल रहा है, तो फिर वही बात है कि इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है, तो ये भी पदार्थ नहीं है। फिर हम कह रहे हैं शीत, सर्दी, मौसम हो गया ना। अभी मौसम का द्रव्यमान कहां से लाओगे, तो ये भी हमारे पास में पदार्थ नहीं है। नींबू पानी पदार्थ हो सकता है। अब यहां पे ध्यान से समझें सब जने, इत्र की सुगंध, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है प्रश्न, समझने की कोशिश करें। देखें, एक तो हो गई सुगंध। तो सुगंध क्या है, एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है, एक भावना आप कह सकते हो। क्या मस्त खुशबू है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, आम की खुशबू है। तो वो खुशबू असल में कहाँ है, हमारे नाक के अंदर, ऐसे इधर से कुछ ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, पढ़ोगे आप लोग आगे की क्लासेस में। तो वो कोशिकाएं यहाँ से जो है सेंस करती हैं किसी भी खुशबू को या बदबू को, और उस सिग्नल को जो है विद्युत करंट बना करके उसको मस्तिष्क की तरफ, दिमाग की तरफ लेकर के जाती हैं, तो हमें पता चलता है। तो ये जो हमारे इधर इधर सूचना गई, वो पदार्थ नहीं है। मतलब जो इत्र की सुगंध जो गई ना, सेंसेशन जो है, इसका जो संवेदना है, जो फीलिंग है, वो पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे समझें कि इत्र की गंध जो हवा में ऐसे कण जो चल रहे हैं, टिचुक 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 टिचुक, क्योंकि कोई ना कोई गैस के कण हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे परफ्यूम लेके करते हैं तो वो गैस इधर उधर भागती है,
तो कुछ कुछ कण दिखाई देते हैं ना अपने को, और काफी फिर नहीं दिखाई देते, फैल जाते हैं तो फिर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कुछ है, कोई पदार्थ, तो वो पदार्थ है। लेकिन अगर बोले संवेदना जो है सूंघने की, वो पदार्थ नहीं है। तो यहां देखते हैं कि इन्होंने क्या मान करके चले हैं ये। तो कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो कुर्सी, वायु और हमारे पास में नींबू पानी है और बादाम है, ये सारे हमारे पास में किसके उदाहरण हैं? पदार्थ के हैं। तो आप देखेंगे कि इत्र की जो सुगंध है ना, इसको हमने पदार्थ में नहीं लिया है, मतलब इसको हम क्या मान रहे हैं? संवेदना। लेकिन अगर यही गैस कह रहे होते हम लोग तो वो पदार्थ होती फिर। तो ये बात ध्यान देने वाली है। आगे देखेंगे हम लोग सब जने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताएं। निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती। गर्मा गर्म खाने का खुशबू जो है कई दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? बड़ा सिंपल है सर, कि भाई जो गर्म खाना है हम पढ़ चुके हैं, उसके जो कण है हमारे पास में गैस के, उसके ऊपर उनके पास में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती, भागने की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती, तो वो दूर दूर तक आ जाते हैं और हमें खुशबू आ जाती है। यही लिखा है देखो यहाँ पे, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हमारे पास पहुंच जाती, क्योंकि गर्म खाने का तापमान अधिक होता है, तापमान ज्यादा होता है, इसके कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती, और ठंडे खाने का तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम होती है, और इसीलिए वो दूर तक जा नहीं पाते, तो दूर तक ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती है। वेरी सिंपल। बड़े आगे बस एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी हम गर्म करने लगते हैं ना, तो कण भागने लगते हैं। एनर्जी आ रही ना, भागो भागो भागो, आपके पास एनर्जी आएगी तो भागोगे, खेलोगे, कूदोगे, एनर्जी कम हो जाएगी तो बैठ जाओगे जाके। तो जैसे पानी है उसको गर्म कर रहे हो, तो कण भागने लग जाएंगे ना, गति आ जाएगी उनके अंदर, वो भागेंगे। तो वो जितना दूर दूर भाग जाएंगे, जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतना दूर दूर भाग जाएंगे, फिर उतना दूर तक खुशबू आ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये हमें इससे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रश्न संख्या 3। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। मतलब स्विमिंग पूल में क्या होता है, ऐसे गोताखोर ऐसा टिचक डूक जाके कूदता है, तो पानी को चीरते हुए जाता है, काटते हुए जाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? मतलब सवाल यह है कि वो जो गोताखोर है वो पानी को काट कैसे पाता है भाई? मतलब वो पानी के बीच में से ऐसे चीर के कैसे निकल जाता है? अगर आप सोच के देखो कि उस गोताखोर के जो स्विमिंग पूल है वहां पे पानी नहीं भरे अपन, और वहां पे मिट्टी भरी हुई हो, और वो ऐसे ऊपर से कूदे, छलांग लगा और यूं करके मिट्टी में जाने की कोशिश करे, क्या होगा? हड्डी पसली एक हो जाएगी उसकी, हाथों की जो अंगुलियों की हड्डियां टूटेंगी पहले, फिर हाथों की कलाई वलाई की टूट सकती हैं, फिर खोपड़ी ओपड़ी फूटेगी अलग, और जो नुकसान होगा वो अलग। तो इससे मतलब क्या हम समझ पा रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि देखो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? जगह होती है। हमने पढ़े थे ना, गुण पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? जगह होती है। तो अगर जगह ज्यादा होगी तो वो आसानी से काट करके निकल जाएगा, तो पानी के जो कण हैं उनके बीच में जगह ज्यादा है। और अगर मान लो हम कह रहे हैं मिट्टी होती वहां पे, तो मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में जगह पदार्थ के कणों के बीच में वो काफी कम है, तो इसीलिए वो फिर उसको इतना पूरे को चीर नहीं पा रहा, लेकिन हाँ पानी को चीर पा रहे हैं। तो कौन सा पदार्थ का गुण है जिसके कारण ये हो पा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं। देखो यही लिखा है हमने यहाँ पे। ऐसा कर पाता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? दूरी होती है, और ये काफी ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत मतलब होता है तुलना में, कि किसी और पदार्थ की अपेक्षा, मिट्टी की अपेक्षा अगर हम देखें, मिट्टी की तुलना में अगर हम देखें तो इसमें जगह ज्यादा होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, अच्छे खासे रिक्त स्थान होते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल भी कम होता है। ये भी मतलब सेम ही हो गया कि जगह ज्यादा कब होगी? जब कणों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स है ना, एक दूसरे को चिपकने वाला जो बल है, आकर्षण बल जो है वो कम होगा। तो देखा जाए, गहराई से समझा जाए तो दोनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है कि जब आकर्षण बल कम होगा तो पदार्थ के कण दूर दूर हो जाएंगे, जगह ज्यादा हो जाएगी उनके बीच में। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद।
तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अच्छा, प्रश्न बाद में आया है यहाँ पर हमारे पास में कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पास में पदार्थ के कणों की ये 4 विशेषताएं हैं कि कण पदार्थ के बहुत छोटे होते हैं और निरंतर गतिशील होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं और ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक। अब आ जाइए अपन आज के इस टॉपिक को, नए टॉपिक को शुरू करते हैं और ये टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप कहीं पर, क्या लिखेंगे, स्टेट्स। इससे मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा जोक याद आ गया, अभी बताते हैं आपको। पहले लिख लीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एक बार एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि गंगा रिवर फ्लोज इन विच स्टेट्स, कि गंगा नदी कौन से राज्यों में बहती है। तो प्रश्न क्या बना सामाजिक में कि गंगा रिवर फ्लोज इन विच स्टेट्स, कौन से स्टेट्स में बहती है। स्टेट्स तो बच्चा साइंस की क्लास से निकल करके गया था, तो ऐसे सर सर बोले यस बताइए, तो बोलता है लिक्विड स्टेट। तो वो ज्यादा होशियार है ना, वैज्ञानिक बच्चा है, ये सामाजिक वाला बच्चा नहीं है। तो हम वही स्टेट्स पढ़ने वाले, अवस्थाएं। यहां पर स्टेट्स का मतलब है अवस्थाएं, तो इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हो। अवस्थाएं कौन सी होती है हमारे पास में, हम बचपन से पढ़े हैं, आपको ऑलरेडी याद होंगी। ये होती है हमारे पास में ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, और दूसरा है हमारे पास में लिक्विड, और तीसरा है हमारे पास में सर गैस। तो ये है द्रव सेकंड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, और तीसरा है हमारे पास में गैस, जिसको गैस ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। ये बात हम हमेशा से ध्यान रखेंगे। क्या इस संसार में इनके अलावा कोई और अवस्था में पदार्थ मिल सकता है हमें? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि हमने पूरा ब्रह्मांड तो देख नहीं लिया, पूरा अनंत आकाश में जितने सारे तारे हैं हम सबको तो देख के नहीं आ गए। उनमें कोई ऐसा हो सकता है ना, कोई नए तरह का पदार्थ मिल जाए हमें, मतलब कोई और अवस्था मिल जाए हमें पदार्थ की। आप देखते हो ना, एलियन वाली फिल्में दिखाते हैं, भूतों वाली फिल्में दिखाते हैं, या ऐसा उसमें दिखाते हैं ना, दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं, जेली जैसा शरीर बना हुआ होता है, कभी धुएं जैसा शरीर होता है, और मतलब कुछ भी दिखाते हैं वो। तो हो सकता है ना कि वो पदार्थ की कोई और अवस्था है जो आज हमें नहीं पता। वो अभी तो हम ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, लेकिन क्या पता ऐसा कुछ हो। तो कभी आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की अवस्थाएं कुल कितनी है, बोलो पता ही नहीं है सर। हाँ, मुख्य अवस्थाएं ये 3 हैं, ये पता है हमें। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा क्लास में चलते चलते ही, जो कि हमें पढ़नी नहीं है, थॉरली अच्छे से नहीं पढ़नी वो। चौथी होती है हमारे पास में प्लाज्मा, और 5वीं होती है हमारे पास में BEC। अच्छा, ये दोनों क्या हैं बताएंगे आपको, धीरे धीरे चल के बताएंगे आगे। तो अभी यहाँ पर देखें, ठोस, द्रव और गैस कैसी हैं, मुख्य अवस्थाएं हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, आप भी कहीं पर लिख लें, मुख्य अवस्थाएं। मतलब पदार्थ हमारे चारों तरफ मुख्यतः इन्हीं अवस्थाओं में देखने को हमें मिलता है, मुख्य अवस्थाएं। तो इन सबके गुणों की हमें चर्चा करनी है। तो आज के चैप्टर में मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कराऊंगा आपको आज के लेक्चर में, वो आप ही को करना है, और ऑलरेडी आप कर चुके हो पहले से। मैं केवल आपको बताऊंगा कि ऐसा देखो, ये होता है ना, ये होता है ना, और आपको रिलेट करना है उससे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले एक एक करके ऐसे गुणधर्म हमने काफी सारे लिख लिए हैं, 10 गुणधर्म हमने लिखे हैं, उनकी चर्चा हमें करनी है। तो एक तरफ ठोस, एक तरफ द्रव, एक तरफ गैस। ये आपको अपनी कॉपी में इस तरह की एक सारणी बनानी है, उसमें लिखना है एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है निश्चित आकार तथा आयतन। कोई भी चीज ठोस है तो वो ठोस क्यों है, परिभाषा कैसे दोगे आप? मतलब हमने देखा कि जो ठोस है ना, उसका शेप फिक्स होता है। जैसे ये रिमोट है, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, 5 दिन पहले भी ऐसा ही था। तापमान बढ़ा दोगे तुम, गर्मी में रख दोगे इसको धूप में ले जाके, तो भी ऐसा ही है। मतलब आप कुछ ऐसे कर रहे हो काफी कुछ, तो इसका शेप अपने आप बदल नहीं रहा है, इसका शेप कैसा फिक्स है। और शेप को हिंदी में बोलते हैं आकार।
तो सबसे पहली चीज हमने कहा कि अच्छा ये रिमोट ठोस है ना, तो ठोस होने की पहली पहचान तो ये हो गई कि इसका आकार फिक्स है, आकार नहीं बदल रहा है उसका। तो हमने पहली चीज बोली कि इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, मतलब वो पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, फिक्स हो, उसको हम बोलेंगे ठोस। दूसरी चीज हमने बोली आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं पहले आयतन क्या होता है। बहुत सरल शब्दों में देखेंगे, आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं यहाँ पे एक पतला दुबला इंसान आपके सामने, और एक ऐसा मोटा इंसान है, तो उनका आयतन मेरे से ज्यादा हो जाएगा ना। मोटे इंसान का आयतन पतले इंसान के आयतन से ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा जगह घेर रहे हैं। सही बात है। या जैसे आप देखेंगे कि रुई का जो हमारे पास में आयतन है वो काफी ज्यादा होता है। थोड़ी सी रुई होती है ना, जैसे मान लो 1 किलो रुई होती है ना, तो 1 किलो रुई तो इतनी सारी होती है, तो द्रव्यमान तो कम होता है उसका, लेकिन जगह ज्यादा घेर रही होती है? सही बात है। जैसे लोहे की चीज है हमारे पास में, 1 किलो की चीज तो इतनी सी होती है लोहे की, 1 किलो ही है लेकिन इतनी सी तो है। वो वजन आपने नहीं था, भाट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका आयतन तो बड़ा कम हो गया। तो आयतन समझ गए क्या है? आयतन है जगह कितना वो चीज घेर रही है। जल का आयतन कितना है, हम लेके आते ना कि बोतल में लाते हैं कि सर कोल्ड ड्रिंक लाए हैं सर, 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर असल में और कुछ नहीं है, वो आयतन है, आयतन है। तो ये समझने वाली बात है कि वो जगह कितना घेर रहा है। इसको कभी हम मात्रकों को जब पढ़ेंगे ना तो और गहराई से मैं आपको बताऊंगा। तो इनका आयतन भी फिक्स होता है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आज मान लेते हैं इसका आयतन कैसे निकालेंगे। अच्छा आयतन कैसे निकालेंगे, ये भी तो सवाल होगा आप लोगों के सामने। जैसे मान लेते हैं, बड़ा सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम लोग, आपको ध्यान होगा गणित में आप लोग आयतन के बारे में पढ़े होंगे। जैसे एक मान लीजिए हमने घन ले लिया इस तरह से, घन, घन, घनाभ, गोला या सिलेंडर, ये सब, शंकु, शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, घन के आयतन का सूत्र क्या है, ये क्या है। ऐसा किसी भी चीज का आयतन निकाला जा सकता है। अभी हम किसी भी चीज की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक मान लीजिए घन की बात करें, तो घन का आयतन आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को आपस में गुणा कर देंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे, भुजा का घन कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसकी भुजा अगर a है, इसकी भुजा अगर a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, सब a होगी, तो इसका आयतन हमारे पास में घन का कितना होगा, a क्यूब हो जाएगा। ऐसे अलग अलग सूत्र है ना, तो इस तरह से आयतन निकल जाता है। आयतन निकालने में कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर तो करो कि आयतन जो है वो भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है। जैसे मान लो कल मेरे इस फोन का जितना आयतन था ना, ये घनाभ की तरह ही है, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। इस वाली भुजा को इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से, तीनों को गुणा जब मैं करूंगा कि ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आधा सेंटीमीटर है, तीनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास में आयतन आ जाएगा। मान लीजिए इसका आयतन आया मेरे पास में 12 सेंटीमीटर क्यूब, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, या मान लीजिए 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फिक्स है, वो कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, कल भी उतना ही होगा। हाँ वो बात और है कि मैं उसे फेंक करके इसको तोड़ दूं, 2 टुकड़े कर दूं, तो आयतन चेंज हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं कर रहे अपन। तो आयतन भी फिक्स होता है। अब द्रव के लिए और गैस के लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। द्रव के साथ में क्या सीन है कि आकार इनका अनिश्चित होता है। इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है ये नीचे आएगा, वैसे आयतन जो है वो निश्चित होता है। सबसे पहली चीज, आकार फिक्स नहीं होता इनका। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, अब वो रहेगा 1 लीटर ही, उसका आयतन कितना है, 1 लीटर। आपने उसको बाल्टी में डाल दिया, अब उसका आकार चेंज हो गया, उसने बाल्टी के साइज शेप का हो गया। आपने उसको जग में डाला तो जग के आकार का हो गया, लेकिन है वो 1 लीटर ही। आयतन फिक्स है उसका, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। समझ गए आप ये वाली बात? तो द्रवों के साथ में क्या है, द्रव द्रव क्यों है, क्योंकि उनका आकार तो क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। 5 लीटर है तो 5 लीटर ही रहेगा, कहीं पे भी डाल दो आप उसको, रहेगा 5 लीटर ही। ये चीज हमें समझिए, जगह उतनी ही घेरेगा जितनी वो पहले घेर रहा था, लेकिन आकार उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, डन। फिर इसके बाद आगे चलेंगे गैस के पास। तो गैस का हमारे पास में गुण है, इसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, दोनों ही अनिश्चित हैं। क्यों, आप समझे मेरी बात? गैस लें हम, कोई कौन सी गैस, वो वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर, वो गैस की बात नहीं कर रहा हूं।
कोई सी भी गैस मान लें, जैसे क्या हो सकता है कि इस कमरे की जो गैस है ना, आपको जान करके हैरानी होगी, इस पूरी गैस को हम ला करके इतने से डब्बे में बंद कर सकते हैं। या मान लो अगर हमारे पास में एक इतना सा कंटेनर है जिसमें इतना सा एक सिलेंडर है जिसमें गैस है, जैसे मान लो परफ्यूम है ना, परफ्यूम का सिलेंडर है, परफ्यूम की बोतल है हमारे पास, परफ्यूम नहीं, वो जो डीओ आता है ना, डीओ करके गैस वाला जो लगाते हैं वो है। इतनी सी बोतल है, उसको मान लो हमने फोड़ दिया, तो उसके अंदर जो भी गैस थी वो क्या होगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो पहले उस गैस ने उस बोतल का आकार ले रखा था जब वो उसके अंदर भरी हुई थी, जब आपने उसको फोड़ दिया तो उसने उस पूरे कमरे का आकार ले लिया। तो पहली चीज तो क्या हुई कि उसका आकार निश्चित नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ये पहले इतनी सी जगह घेर रही थी इस बोतल की जितनी, लेकिन जैसे आपने बोतल को फोड़ दिया वो पूरे रूम में फैल गया, वो पूरे रूम जितनी जगह घेर रही है। तो इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता, ज्यादा जगह मिलती है, ज्यादा जगह में फैल जाती है। पकड़ के दबा के ठूस के एक बोतल में भरो तो छोटी होके गैस में उसमें आ जाती है। अच्छा, इनके ना बड़े बड़े शानदार इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको बुक में। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप क्या करें, आपने देखा साइकिल पे वो गुब्बारे बेचने वाला होता है, वो हवा में उड़ जाते हैं ना गुब्बारे, वो कोई गैस होती है उनमें, तो पीछे ऐसे लगा रखी होती है सिलेंडर और उसमें गैस भरते हैं, फिर वो जो है बेचता है उनको जा करके। तो आप क्या उससे जाके कभी पूछें कि एक सिलेंडर में से आप कितने गुब्बारे फुला लेते हो, 100, 200, 300, 400, कितने? तो कभी पूछना आप उससे जाकर के, मेरे को भी नहीं पता, आप पूछना जाकर के उससे, तो कुल मिलाकर के आंसर आपको ज्यादा मिलेगा कि इससे तो 500 गुब्बारे फूल जाते हैं। तो आप सोचोगे कि सिलेंडर तो इतना सही है, 500 गुब्बारे कैसे फूल जाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी गैस को हमने पास में लाके उस सिलेंडर में भर दिया, उसके आयतन को कम कर दिया है हमने। तो गैस का ना तो आयतन फिक्स होता है और ना ही उसका हमारे पास में आकार फिक्स होता है। सेकंड गुण पे चलते हैं। सेकंड गुण है हमारे पास में असंपीड्य, और ये भी हमारे पास में असंपीड्य है और ये हमारे पास में अत्यधिक संपीड्य है। संपीड्य क्या होता है? तो संपीड्य शब्द होता है अंग्रेजी में कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, पिचकाना, सरल शब्दों में बोलूं तो पिचकाना। संपीड्य मतलब क्या होता है? पिचकाना। और असंपीड्य का मतलब होता है जिसको पिचका नहीं सकते हो आप। तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य, मतलब इसको आप ऐसे दबा करके इसका आकार नहीं बदल सकते। ये लो, ये मार्कर है मेरे पास में, इसको मैं दबा रहा हूं, हाई शाह हुई शाह करके इसको मैं बॉक्सिंग करके मैं पूरा शक्ति ला करके दबा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, पिचक ही नहीं रहा है। तो ये असंपीड्य है, नहीं पिचकते। और ये इधर हमारे पास में द्रव जो है ये भी असंपीड्य है। लेकिन मैं आपको एक गहरी बात बता देता हूं, इनमें संपीड्यता होती है लेकिन नगण्य होती है। तो ये बात आप ध्यान दें, होती है लेकिन बहुत कम होती है, बहुत हल्की सी होती है। तो लगभग हम किताबों में लिख देते हैं असंपीड्य, खत्म करो। गैस के साथ ऐसा नहीं होता, शेप बदल दो, बदला ही ना अभी अपन ने, जैसे पूरे कमरे में गैस है, हमने पिचका के इतने से डब्बे में बंद कर दिया उसको, तो ये अत्यधिक संपीड्य है। इसको तो पिचका दो आप जितना चाहिए, जितना आप में दम है आप पिचका दो उसको, इसको प्रॉब्लम नहीं होती। समझ गए? सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे मस्त सवाल हमसे बुक में पूछे जाते हैं। क्या सवाल पूछा जाता है कि अगर ऐसी बात है ठोस जो है वो असंपीड्य है, तो रबर या स्पंज का क्या करना है? स्पंज क्या होता है? ठोस होता है, तो सर वो तो पिचक जाता है, फिर ऐसे पिचक जाता है, तो सर फिर उसको फिर ठोस कैसे बोलेंगे? आपने तो बोला कि ये तो असंपीड्य होने चाहिए। तो इसकी व्याख्या फिर कुछ इस तरह से है कि जो स्पंज है ना, उसके बीच में खाली खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है, तो जब हम उसको पिचकाते हैं तो वो हवा उसमें से निकल जाती है और वो पिचक जाता है। लेकिन ठोस पदार्थ जो खुद पदार्थ है वो नहीं पिचकता है, ध्यान समझे आप इसको, उसमें से जो हवा होती है वो निकल जाती है, इसलिए वो पिचकता है, वो खुद नहीं पिचक रहा होता। ये हमें समझना है बस। और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? ठोस जो होते हैं वो बह नहीं सकते। बहने दे मुझे बहने दे, बहने दे नदिया की तरफ, तो ये नहीं बह सकते हैं। पता ही है ठोस कहाँ बहेंगे? रखा मेरा फोन तो कल से ही रखा, अभी मतलब 1 घंटे से, तो बह के कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है, बोर्ड भी यही है, कल से भी यही। ये क्या है हमारे पास में? दूसरा तरल है। द्रव जो होते हैं इनको बोलते हैं तरल। तरल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सब जने लिखेंगे फ्लूइड,
FLUID, फ्लूइड। तो ये जो है ना सर, ये बह सकते हैं, कोई सा भी तरफ देख लो आप। शहद ले आओ, तेल ले आओ, कोई पेट्रोल लेके आ जाओ, अल्कोहल लेके आ जाओ, पानी लेके आ जाओ, इन सबको अगर आप ऐसे जमीन पे ढोल दोगे ना तो ये बहने लग जाएंगे। जहां पर भी ढलाव दिखेगा वहां बह करके चले जाएंगे। और जो भी चीज बह सकती है ना उसको हम लोग तरल बोल सकते हैं या फ्लूइड बोल सकते हैं। एक गुण होता है तरलता, तरलता, फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। मतलब फ्लूइड लिखा आपने, आगे ITY लगा दो, फ्लूइडिटी हो जाएगा। तो ये तरलता क्या है? बहने का गुण। तो हम कह सकते हैं कि द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है, या ऐसे बोल दिया कि ये तरल होते हैं, मतलब बह सकते हैं। वेरी सिंपल। और सिमिलरली गैस के साथ में भी क्या है? ये भी तरल है, ये भी बह सकती हैं, बह जाएंगी। ठीक है, ये भी बह सकते हैं। गैस और द्रव दोनों बह सकते हैं। गैस का हमें अंदाजा नहीं होता, गैस कैसे बहेगी सर? हवा नहीं चलती क्या? बह ही तो रही है। जैसे इस कमरे में AC चल रहा है, अभी ठंडा ठंडा हो गया, एकदम बढ़िया कमरा, ठंडी हवा है यहाँ पे। जैसे ही गेट खोलेंगे तो क्या होगा? हवा यहाँ से बाहर चली जाएगी, तो बह के ही तो जा रही है ना, ऐसे। तो ये भी बह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट बड़ा सिंपल है, कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते। कि जो ठोस है ना उसके कण मुक्त रूप से कहीं घूमने नहीं निकल सकते। जो है ठोस वो वैसे का वैसे ही। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड के कण ऐसे निकल के बाहर आ जाए कि अरे थोड़ा घूम के आ जाता है, यहाँ से निकल के बाहर आ जाते, थोड़ा घूम के आ जाते हैं। हमारे गालों में से कण निकल के बाहर आ जाएंगे, बोलेंगे हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इनके कण जो है वो मुक्त रूप से घूम नहीं सकते। विचरण करना मतलब घूमना फिरना। फिर कह रहे हैं यहाँ पे द्रव के लिए कह रहे हैं कि कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन केवल पात्र की सीमाओं के अंदर। जैसे आपके पास एक बाल्टी में पानी है, तो उसको आप हिला दो तो वो उसी में ऐसे होता रहेगा। वो उस पात्र की सीमाओं में ही घूमेगा फिरेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएगा कि मैं तो जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा कभी, ऐसा नहीं। तो ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, लेकिन केवल उस बर्तन की दीवारों के अंदर ही, बाहर नहीं भाग के जाते खुद की मर्जी से। हाँ, तुम्हारी मर्जी पड़े छपक करके उड़ा दो उसको, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन खुद की मर्जी से ये पात्र छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा। और गैस के लिए बोलेंगे हम लोग तो ये कहीं भी जा सकते। आप एक बाल्टी में रखो, खोल दो गैस को, गई। कहाँ गई? लाओ अब तुम ढूंढ करके, भाग गई वो। तो गैस के कण कहीं भी मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल जो है ना वो काफी ज्यादा होते हैं। अब आप ये इसको यहीं पर देख सकते हैं कि ठोस में क्या है, एकदम पास पास ऐसे मजबूत लगता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके जो कण है वो बहुत पास पास हैं, या मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा है। हाँ सर, ऐसे सोच सकते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कैसे हैं? बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो वो ठोस है, इसीलिए वो ठोस है। और यहां पर हम बोलेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस पदार्थों से तो कम होते हैं, लेकिन गैसीय पदार्थों से ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, थोड़ा गतिविधि भी करते रहते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते आकर्षण बल कि वो कण एक दूसरे को छोड़ करके उड़ जाए, इतने कम नहीं होते। तो ठोस से तो क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन गैस से ज्यादा होते हैं। तो यहां हमने लिखा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम, लेकिन गैस से अधिक होता है। और यहां पर हम लिखेंगे कि गैस पदार्थ जो है ना, गैस के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल सबसे कम होते हैं, भाग जाते हैं सब छोड़ करके, भागो चलो यहां से। ऐसे परफ्यूम करते हैं ना अपन, तो हर जगह अगरबत्ती जल रही होती है तो हर जगह वो उसका धुआं फैलने लग जाता है। तो चलो अब आप एक काम करो, आप लोग NCERT की पाठ्य पुस्तक जो है आपकी उसको उठाएंगे, उसमें से इसको पढ़ेंगे। उसमें एक्टिविटीज दे रखी हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे एक सिरिंज है, सिरिंज समझते हैं वो इंजेक्शन वाली जो आती है, 5-4 रुपए की मिल भी जाएगी आपको कहीं। सुई हटा देना उसमें से, केवल सिरिंज लेना, उसमें से पीछे से जो पिस्टन होता है ना जो अपन ऐसे दबाते हैं जिसको, उसको भी निकाल देना। और उसमें आप चौक भर सकते हैं, चौक का पाउडर, उसमें आप पानी भरेंगे, पिचकारी की तरह खेल सकते हैं उससे। फिर उसको पीछे से पिस्टन को लगा के दबा के देखना है,
तो कौन आसानी से दबता है, और एक में खाली रखेंगे मतलब गैस रखेंगे तो कौन आसानी से दबता है, या और भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग लिखी हुई है, उनको पढ़ो आप। इसके आगे हमें जो है और भी 5 गुणधर्मों की चर्चा करनी है, तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उनके साथ में ही हम लोग कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे मस्ती से। तो तब तक के लिए आप अपने आप से उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, और मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।